हम एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी ये जो फिगर आप सभी के सामने है, अभी जैसा हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जैसे ही किसी भी मेटालिक सरफेस के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो वहाँ से निकलते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड की तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि सर्किट के अंदर एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो गैल्वेनोमीटर हमने लगा के रखा हुआ है ये हिलने लगता है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे थे ना। तो हम यहाँ पे सवाल ये करेंगे क्यों हो रहे थे, तो आपने बताया भी था कि एक वैज्ञानिक थे लेनार्ड। कौन थे? लेनार्ड। जैसे ये जो एक्सपेरिमेंट था हेनरी हर्ट्ज ने किया था, इसे हर्ट्ज करने वाले थे, लेकिन हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट करने के बाद लेनार्ड ने ही कहा था कि यहाँ से जो इजेक्ट हो रहे हैं कौन थे? इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट हो रहे हैं। हमने आपको 3-4 चीज़ें भी इसमें बताई थी। हमने आपको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया था, ये वह फ्रीक्वेंसी है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होता है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब इसका इक्वेशन आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं। पहले एक बात सोचो आप लोग, यहाँ से लाइट आ रहा है तो हमने अभी आपको बताया था कि लाइट अगर पार्टिकल के फॉर्म में चलता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? फोटॉन। किस नाम से जानते हैं? फोटॉन के नाम से जानते हैं। सपोज करो जो आने वाली लाइट है उस फोटॉन की एनर्जी क्या है? ई है। क्या सपोज करते हैं जो लाइट वहाँ पे आ रही है, आने वाले फोटॉन की एनर्जी क्या है? ई है। तो आप देखो ये जो एनर्जी ई है, एनर्जी जो फोटॉन की है, हमने कहा 2 रूपों में खर्च होगी। हमने आपको बताया था कितने रूपों में खर्च हो रही है? 2 कंडीशन में। पहला कंडीशन ये है कि इस एटम के अंदर से कैथोड रे का जो बना हुआ है मेटल, इसके अंदर कैथोड ट्यूब जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है कैथोड का, इसके अंदर के एटम में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा उसको कुछ हमको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ साफ है, यदि मेरे पास कैथोड है, इस कैथोड के अंदर उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो पहली जो हम इसको एनर्जी देंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए देंगे। मान लो आप एक कार्य कर रहे हैं, एक W, एक वर्क कर रहे हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। उसके बाद दूसरी हम एनर्जी क्या दे रहे हैं इसको? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड दे रहा है यहाँ तक जाने के लिए। तो 2 टाइप की एनर्जी दे रहे हैं। कहने का मतलब साफ साफ है, जो फोटॉन की एनर्जी है वह 2 रूपों में खर्च हो रही है। पहली जो खर्च हो रही है वो किस रूप में खर्च हो रही है? वर्क करने में। यह वर्क कैसा वर्क है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हम वर्क कर रहे हैं पहली उसमें खर्च हो रही है। दूसरी किस में खर्च हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि हम कह सकते हैं जो एनर्जी फोटॉन की है वह वर्क और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में खत्म हो रही है। पहला आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और है। नॉर्मली यदि देखा जाए, ई जो फोटॉन्स हैं, अभी हमने बताया जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो h म्यू होती है। हमने आपको बताया था कि जो एनर्जी है ये h म्यू के इक्वल होती है, वे जहाँ h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू हमने भी बताई थी 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो ये प्लैंक कांस्टेंट है और ये म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि हम वेव की बात कर रहे हैं तो अब हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो जो फोटॉन है वो h म्यू इक्वल क्या हो जाएगा? W प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। यानी कि हमको पता है फोटॉन की एनर्जी h म्यू होती है तो हमने सिंपल लिख दिया h म्यू इक्वल W प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें और हैं। जैसे यदि आप चाहो, यदि एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हो, यदि आप वर्क निकालना है, क्या निकालना है? वर्क। तो वर्क यदि निकालना हो तो इसको हम इधर भेज सकते हैं, इधर प्लस इधर है क्या हो जाएगा? माइनस, निगेटिव हो जाएगा। तो h म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वह टोटल वर्क में से यदि हम काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा। अब नॉर्मल यहाँ से देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है? हाफ mv²। ये आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल इतना होता है। तो इसकी वैल्यू हम इसके अंदर रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या पाओगे? W इक्वल आप पाओगे h म्यू माइनस हाफ mv²। ये आपको मिल जाएगा ना। अब ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 0। अभी हमने बताया था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 0। यदि आप काइनेटिक एनर्जी को कितना मान लो? 0 मान लो, तो आप क्या पाओगे? W इक्वल h म्यू माइनस 0। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं W इक्वल h म्यू। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? तीसरे इक्वेशन में
तीसरे इक्वेशन में आप ये देख रहे हो जो किया गया कार्य है, यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, यदि जो इसके ऊपर फोटान गिर रहे हैं उस फोटान की यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो उसके अंदर जो किया गया कार्य होगा वह उस फोटान की एनर्जी होगी। सिंपल कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई फोटान किसी मेटालिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं क्रिएट कर पा रहा है वो, तो जो उसकी एनर्जी है वह सिर्फ क्या कर पाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी देने के लिए उसके पास एनर्जी होती तब ना वो इलेक्ट्रॉन को गति देता। यानी कि नॉर्मल आप समझो कि यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इस लाइट के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि उसको काइनेटिक एनर्जी दे पाए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ इससे बाहर निकलेगा, क्या यहाँ तक जा पाएगा? कहने का मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे निकल पाएगा, जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपके पास, जीरो हो गई। ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। अब ये जब का जो ये एच म्यू होता है, ये जो एच म्यू है, ये जो एनर्जी खर्च हो रहा है ये किस फॉर्म में खर्च होता है? पहला आप देखो, पहला तो आप उस एटम को आयोनाइज करने के लिए, आप नॉर्मल समझो किसी भी एटम के अंदर से यदि इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है तो उसको आप आयोनाइज करते हो ना, यानी कि किसी भी एटम को आयोनाइज करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। सपोज करो आपके पास Na है, सोडियम है, सोडियम आप जानते हो Na पे प्लस बनाता है, तो Na पे प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर दिया। तो सोडियम को आयोनाइज करने में जो एनर्जी आप देते हो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि नॉर्मल हम कह सकते हैं जो हमारे पास एच म्यू है वो किसके बराबर है? आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। नॉर्मल हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास एच म्यू है वह आयोनाइजेशन एनर्जी, समझना ध्यान से, प्लस दूसरा एनर्जी क्या दे रहे हैं इसको हम? काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास हो गई चीज़ें। अब इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं क्या क्या इक्वेशन है, और हर एक इक्वेशन पे डिफरेंट टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा। रिपीट कर देने एक बार फिर से देख लो। क्या नंबर है? 4 नंबर। सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको पता था कि जो आप फोटान दे रहे हैं उस फोटान के अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी दो फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, उसके ऊपर जब पड़ती है तो पहला एब्जॉर्ब होता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो कार्य करते हैं, तो पहले एनर्जी को हमने क्या मान लिया? W। दूसरा, जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक जाएगा, तो वहाँ तक पहुँचाने में जो एनर्जी देते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो फोटान की एनर्जी है वर्क और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ख़त्म होगा। दूसरा आप क्या देख रहे हो, जो फोटान की एनर्जी होती है वो कितनी होती है? एच म्यू होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं एच म्यू इक्वल W प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे नहीं कुछ चेंज हुआ। अब हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को इधर लेकर आया। अब आप देख रहे हो W इक्वल क्या हो गया? एच म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। यानी नॉर्मल हम कह सकते हैं जो किया गया कार्य है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वह टोटल उसकी एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को हम माइनस कर देंगे तो कार्य हमको मिल जाएगा। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे रख दिया, तो W इक्वल हो गया एच म्यू माइनस हाफ mv²। अब आपको पता है कि जो मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है म्यू 0, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को जैसे ही 0 किया तो हम पा रहे हैं जो किया गया कार्य है वह उस फोटान की एनर्जी के इक्वल है। यानी कि W इक्वल क्या मिल गया? एच म्यू यहाँ से मिल गया। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सोचा जो एच म्यू है किसके बराबर है, तो जो एच म्यू है तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन तभी निकालेंगे जब वो आयोनाइज होगा। यानी कि कौन सी एनर्जी उसको दे रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरे क्या है उसकी? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हम कह सकते हैं एच म्यू इक्वल आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये जितना आप डेरिवेशन देख रहे हो ये डेरिवेशन है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि ये फोटान कैसे बिहेव करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें दी गई थी। इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बहुत बड़ा योगदान था। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं ये बनाने में, जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सोलर सेल होता है। आप सोलर पैनल अपने घर का देखना, सोलर पैनल के ऊपर आप देखना पतली पतली लाइन होती है, वह लाइन मेटल की होती है। वह मेटल कौन कौन से होते हैं ये भी सुन लीजिए। कुछ ऐसे एल्कलाई अर्थ मेटल होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, जैसे कुछ ऐसे मेटल, जैसे मान लीजिए मेरे पास है लिथियम है, ध्यान सुनिएगा, लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ये जो मेटल आप देख रहे हो लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके ऊपर जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। सबसे अच्छा इसमें अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने वाला कोई है तो है सीजियम, इससे कम रुबिडियम, उससे कम सोडियम, सबसे कम
लिथियम। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि आप फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यदि आप सीजियम का यूज करते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आप रुबिडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें से निकालना चाह रहे हो थोड़ा और ज़्यादा। कहने का मतलब जो सीजियम है ये एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो बहुत कम ही एनर्जी के अंदर या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये उनकी सीरीज होती है, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। इसको आप बना लें, जरूर याद रखना कि कौन सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा कौन होगा? सीजियम, इससे कम रुबिडियम, फिर नाइट्रियम यानी सोडियम, और उससे कम लिथियम। इसको आप लिख लें। हाँ, कौन फ्रेंसियम, कौन एम्पायर? नहीं, वो नहीं शो करता। और इसके अंदर एक और एलिमेंट है, जो आपसे छूटा हुआ है, वो है पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको आप लोग लिख लें, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये हो गया। अब सुनिए, इसके बाद जो आता है आपके पास आता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइट के पास दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कई वैज्ञानिक थे, हमने आपको बताया था, पढ़ाया था, तो हमने बताया था एक वैज्ञानिक थे हाइगेन, क्रिश्चियन हाइगेन, इनके बारे में हमने आपको बताया था शायद। हाइगेन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि लाइट एक वेव है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, एक वैज्ञानिक थे हाइगेन ने कहा था कि जो लाइट है क्या है? वेव है। ध्यान से सुनना। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, क्या नाम था? मैक्सवेल ने कहा था कि जो लाइट है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सुन, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। एक हाइगेन थे जिन्होंने ये कहा कि लाइट क्या है? वेव है। उसके बाद आने वाले मैक्सवेल ने कहा लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक लाइट को पार्टिकल भी मानते हैं। क्या मानते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल होते हैं ना। ऐसे जो मेरा लाइट है वो भी किसका बना हुआ है? पार्टिकल का बना हुआ है। जैसे अभी आप देखो, ये जो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे हो, ये सबसे बड़ा एविडेंस यही है, ये प्रूफ करता है कि लाइट के पास पार्टिकल का नेचर है। हमने आपको बताया था ना कि लाइट किस चीज़ का बना हुआ होता है? फोटॉन का। किसका बना होता है? फोटॉन। हमने आपको अभी बताया था, जैसे ये पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया था आपको, ठीक। हमने कहा था कि जो लाइट है किसका बना होता है? फोटॉन का बना होता है। अभी ये जो फोटॉन होता है, आपको पता है एनर्जी के बंडल होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी के बंडल और पैकेट होते हैं जो लाइट की एनर्जी को लेकर आते हैं। फोटॉन होता है ना, और इसी के नाम पर इसका क्या नाम रखा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि सबसे बड़ा एविडेंस यदि कोई है प्रूफ करने वाला लाइट की पार्टिकल प्रॉपर्टी को, तो वो कौन है? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इसके बाद वैज्ञानिकों में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि लाइट को क्या माने, लाइट को हम वेव माने या फिर लाइट को पार्टिकल माने। यदि लाइट को हम पार्टिकल मानते हैं तो इसका डिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेक्शन, इन सभी प्रॉपर्टियों को हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों प्रॉपर्टियों को ये लाइट का पार्टिकल नहीं डिसाइड कर पाएगा। यदि हम पार्टिकल मानते हैं तो वेव वाला नहीं डिसाइड कर पाएगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा चलो हम लाइट को दोनों नेचर मान लेते हैं। तो अब वैज्ञानिक लाइट को डुअल कैरेक्टरिस्टिक नेचर वाला बताते हैं, यानी कि लाइट के पास वेव की भी प्रॉपर्टी है और लाइट के पास पार्टिकल के भी प्रॉपर्टी है। यदि आप बाहर धूप में खड़े हो तो आपकी बॉडी पर जब लाइट गिरेगा, इंसिडेंट होगा, आपतित होगा, आपकी बॉडी पर वो गिरेगा पार्टिकल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पार्टिकल के फॉर्म में। लेकिन आपकी बॉडी से जो बिहेव करेगा वो वेव के फॉर्म में करेगा। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। अच्छा, एक बात बताओ, आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट थोड़ा सा बेंड होती है और लाइट की स्पीड भी कम होती है। जो मीडियम के हिसाब से लाइट की स्पीड क्या होती है? कम या फिर अधिक होती है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग तो कहते हो कि लाइट बिना मीडियम के भी चल सकता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यदि हम वेव माने लाइट को, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, नॉर्मल वेव भी है। तो वेव को यदि हम मीडियम से गुजार रहे हैं तो मीडियम के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है? जैसे हम ये कह रहे हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो बिना मीडियम के भी चल सकता है। मीडियम में हो तब भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक
एक साथ डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने लाइट को डबल नेचर दिखाया। अब आज हम लाइट को वेव भी मानते हैं और लाइट को क्या मानते हैं, पार्टिकल भी मानते हैं। अब दिक्कत ये आई कि लाइट को हम कैसे पहचानें कि लाइट के अंदर वेव है। क्या आपने लाइट के अंदर तरंगों को देखा हुआ है? आँख से नहीं देख सकते हैं ना, नहीं, लेकिन आपने देखा हुआ है। कैसे देखा हुआ समझा रहे हैं। एक न्यूटन थे, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने लाइट को प्रूफ किया था कि लाइट के अंदर कई टाइप के कलर होते हैं। आप सभी को पता है। देखो किससे हम प्रूफ करते हैं, प्रिज्म से। अब प्रिज्म की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ही यहाँ पर वाइट लाइट जाता है, वाइट लाइट यानी कि सनलाइट जैसे इसके अंदर जाता है, तुरंत ये क्या करता है, उसको डिफरेंट एंगल पे बेंड कर देता है। अच्छा, आपको क्या ये पता है ये जो बेंड हो रहे हैं क्यों बेंड हो रहे हैं, किस लिए? वेवलेंथ की वजह से। जैसे लाइट क्या है, एक वेव है। लाइट क्या है, एक वेव है, एक तरंग है, और इस वेव के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ के वेव प्रेजेंट हैं। जैसे आप कहते हो इसके अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं ना, वो 7 कलर नहीं है, वो 7 टाइप के वेवलेंथ हैं। अब प्रिज्म की प्रॉपर्टी ये होती है कि हर एक वेवलेंथ वाली लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में बेंड कर देता है। इसको कुछ कम एंगल पे बेंड करेगा, इसको कुछ ज़्यादा पे बेंड करेगा, यानी कि लाइट जो होता है प्रिज्म से क्या होता है, उसका बेंड होता है, थोड़ा सा झुकता है। अच्छा, आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट झुकेगी? वायलेट। अच्छा, एक बात और नॉर्मल आप सोचो, आपके पास 7 कलर होते हैं, सबसे दूर तक कौन जा सकता है? रेड, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो न्यूटन थे उन्होंने इस चीज़ के लिए एक नाम दिया था, स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया था? क्योंकि हम पढ़ने वाले थे स्पेक्ट्रम, इसलिए इस चीज़ को हम लेके आए हुए हैं। तो न्यूटन ने ये जितने भी कलर निकल रहे थे डिफरेंट टाइप के, इन सबको क्या टर्म दिया था? स्पेक्ट्रम। आज स्पेक्ट्रम का हम यूज करते हैं एटम को आइडेंटिफाई करने में, एटम को पहचानने में। जैसे लाइट के पास प्रॉपर्टी है वेव की, तो इससे हम किसी भी एटम को पहचान सकते हैं। डिफरेंट एटम पे डिफरेंट टाइप का ये स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। डीएनए आप जानते हो ना, ऐसे मान लो यदि मान लो किसी का चेक करना हो, जैसे मान लो किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, खून कर दिया, तो लोग उसके फिंगरप्रिंट को चेक करते हैं, उसका डीएनए चेक करते हैं। ये चीज़ें होती है ना, हाँ, जो भी चीज़ें हो। अब एक बात बताओ, नॉर्मल डीएनए टेस्ट में क्या होता है? डीएनए के अलग अलग कोड मिलते हैं आपको, और उस कोड को मिलाया जाता है। दोनों कोड यदि सेम है तो डीएनए मैच करे, यानी कि उसी ने किया। अब एक चीज़ इसमें ला के अप्लाई करो। यदि मेरे पास 2 एटम है, मेरे पास एक यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल है, एलिमेंट 1 है और दूसरा क्या है, एलिमेंट 2 है। यदि इससे लाइट होकर के जा रहा है तो मान लो यहाँ पे 7 स्पेक्ट्रम बना रहा है, 7 स्पेक्ट्रम, और इससे भी होकर जा रहा है तो 7 ही स्पेक्ट्रम बना रहा है, और दोनों के कलर आपस में मैच कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टिकल आपस में सेम नहीं होंगे? कहने का मतलब ये है कि एक तरीके का एटम या फिर एक तरीके का एलिमेंट सिर्फ एक ही प्रकार का स्पेक्ट्रम क्रिएट कर सकता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रंगों का क्रम। क्या बोल सकते हो आप? रंगों का क्रम, ये चीज़ है। तो अब स्पेक्ट्रम कई टाइप के होते हैं, उन सभी को हम लोग देखने वाला है। स्पेक्ट्रम क्या होता है समझ में आ गया ना? क्या होता है स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम एक प्रॉपर्टी होती है, जब लाइट किसी भी मीडियम से होकर जाता है तो लाइट अलग अलग टाइप के कलर्स में बेंड हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम के स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये याद रखिएगा आप लोग। द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो आप फिगर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। चलिए, अब स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम कई टाइप के होते हैं, आपके बुक में दिया है, आप बुक भी ओपन कर सकते हो। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। इसमें जो आप पहला देखोगे एटॉमिक, और एक आप देखोगे मॉलिक्यूलर। ठीक है, पहला आपने देख लिया एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और एक क्या हो गया? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। इसके अलावा भी है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक आपको मिलेगा कंटिन्यूअस, एक मिलेगा डिसकॉन्टिन्यूअस। एक हो गया कॉन्टिन्यूअस, एक डिसकॉन्टिन्यूअस। इसके बाद और मिलते हैं, ये इसको आप जरूर बना लेना। एक आपका है लीनियर और एक दिया है बैंड स्पेक्ट्रम।
लीनियर स्पेक्ट्रम, एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो और बचे हुए हैं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। सुनिए, ये टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम इतने टाइप्स के आपको मिलते हैं। पहला जो स्पेक्ट्रम का आप टाइप देख रहे हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। इतने टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं और सारा इजी है। अब इसको हम शो कर सकते हैं कैसे? मान लो कोई एटम है आपके पास, सुनना ध्यान से। मान लो यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ से लाइट जा रही है, एटम के ऊपर जैसे ही लाइट गई, एटम ने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कलर क्रिएट किए, डिफरेंट टाइप के इसने कलर क्रिएट किए। तो ये जो कलर है इस एटम के द्वारा आया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुनना, ऐसा एक स्पेक्ट्रम जो किसी एटम के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आप हाइड्रोजन ले सकते हो, हीलियम, कोई एक एटम लेना है आपको, कोई आप एटम लो, उस एटम के ऊपर जैसे आप लाइट डालोगे तुरंत उससे डिफरेंट टाइप के कलर निकलेंगे, उस कलर को आप क्या बोलोगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। वहीं पर आप कोई मॉलिक्यूल ले लो, मॉलिक्यूल का मतलब आप ले सकते हो H2O ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, एटम नहीं, अब क्या लेना है? मॉलिक्यूल। यदि आप कोई मॉलिक्यूल लेते हो और इस मॉलिक्यूल के सैंपल से होकर के लाइट यदि पास करते हो और वहाँ से आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। क्या ये स्पेक्ट्रम टर्म समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपके बुक में फिगर भी होगा, आप देख लो। देखो यहाँ पे जो आपको ये फिगर दिख रहा है बुक में, यहाँ पे एक सैंपल रखा गया है, दो सैंपल हैं आपके पास, एक रखा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक इमिशन। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपके पास एक एटम रखा गया है और यहाँ से लाइट जैसे ही इस एटम से होकर के जा रही है तो प्रिज्म से होकर गुजर रहा है और आप देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर क्रिएट कर रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के कलर हैं। हम यही कह रहे हैं कि जब किसी एटम से यदि लाइट आप पास करो और वह डिफरेंट टाइप के कलर क्रिएट करे तो उसको आप क्या बोलोगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यदि उसी को मॉलिक्यूल के साथ करो तो उसको क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। क्या ये दोनों समझ में आ गए? बिल्कुल। अब आता है आपके पास एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना होता है ना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, और इमिशन का क्या मतलब होता है? निकालना। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, सपोज करो आपके पास यहाँ पे कोई सैंपल है, सुनना ध्यान से, मान लो यहाँ पे कोई सैंपल है, यहाँ से लाइट सोर्स इसके ऊपर डाल रहे हो और डालने के बाद यहाँ से निकलने वाली लाइट को आप प्रिज्म से होकर के भेज रहे हो और यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल यदि देखा जाए तो ये जो एटम आप देख रहे हो, इस एटम के पास कुछ न कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना। वो लाइट यदि यहाँ से पास कर रहे हो तो थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस लाइट के स्पेक्ट्रम में उतनी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। सपोज करो ऐसे मान लो मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे होकर के लाइट यदि हम पास कर रहे हैं तो रेड वाला मेरे पास कलर गायब हो जा रहा है। सपोज करना जैसे प्रकाश की किरण में 7 कलर होते हैं, तो मान लो मेरे हाथ से लाइट पास कर रहे हैं, उधर जाके सिर्फ 6 कलर ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब एक स्पेक्ट्रम मेरे हाथ ने क्या कर लिया? रोक लिया। सेम वही चीज़ यहाँ पे, यदि किसी भी पार्टिकल से होकर के यदि लाइट निकल रहा है और निकलने के बाद उसके स्पेक्ट्रम में आप थोड़ा सा कमी देखते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब ये है कि इस पार्टिकल से होकर के लाइट जा रहा है और ये पार्टिकल थोड़े से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए चूंकि इसने एब्जॉर्ब किया इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और वहीं पर आप आ जाओ इमिशन पे। इमिशन का मतलब होता है खुद इमिट करना, यानी कि अब खुद एटम इमिट करेगा। कैसे एटम इमिट कर सकता है भाई? एटम को जब हम एक्साइट करेंगे, तो अब यहाँ पे हम मान लो एटम ले रहे हैं और उस एटम को हम एक्साइट कर रहे हैं। एक्साइट का मतलब हो गया उसको उत्तेजित कर रहे हैं स्पेक्ट्रम निकालने के लिए। तब यहाँ से जो स्पेक्ट्रम निकलेगा, इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। इसका क्या नाम रखेंगे हम? इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन चारों को हम फिर से रिपीट कर देना, सुन लेना, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला आपके पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, फिर है मॉलिक्यूलर। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये हो गया कि जब किसी लाइट को हम एटम से पास करते हैं और एटम जिस टाइप का स्पेक्ट्रम शो करता है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यदि हम किसी लाइट को किसी मॉलिक्यूल से होकर के भेज रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उससे होकर के भेज रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल के द्वारा क्रिएट किया गया स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम।
फिर मेरे पास आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये होता है यदि किसी मॉलिक्यूल या फिर किसी एटम से होकर के लाइट यदि हम पास कर रहे हैं तो जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पेक्ट्रम दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक होता है इमिशन, यानी कि किसी भी एक्साइटेड एटम या फिर मॉलिक्यूल के द्वारा जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब मेरे पास दो चीज़ें बची, एक बचा लीनियर स्पेक्ट्रम और एक क्या बचा, बैंड स्पेक्ट्रम। और लीनियर और बैंड को समझने से पहले हमें इसको भी समझ लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यह समझना आसान है, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, आपको पता है लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं सातों, VIBGYOR। अच्छा बताओ, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये लाइट का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है कि डिसकंटिन्यूअस? ये कंटिन्यूअस है बाबू। कंटिन्यूअस का मतलब ये सारी प्रॉपर्टी लाइट के अंदर है, ये सारे स्पेक्ट्रम किसके अंदर है, लाइट के अंदर है। अब जैसे ही प्रिज्म से होकर निकलेगा तो पहले आपको वायलेट दिखाई देगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूटी किधर से जा रही है, वायलेट से रेड की तरफ जा रही है, समझना इस चीज़ को। अब मान लो किसी एटम से होकर के स्पेक्ट्रम जा रहा है और जाने के बाद वहाँ से जो निकल रहा है वह एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी कि मान लो पहले V आ गया, फिर I आ गया, फिर G आ गया, समझना इस चीज़ को। मान लो किसी एटम से होकर के हमने लाइट को भेजा और वायलेट, इंडिगो, ग्रीन 3 टाइप के कलर उसने क्रिएट किए, तो आप सोचो क्या ये तीनों कलर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? दिमाग लगाओ, कंटिन्यूअस। पहले वायलेट आया, फिर इंडिगो है, इसके बाद ग्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मत देखो बीच में कौन छूट रहा है, हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वायलेट के बाद इंडिगो आ रहा है, इंडिगो के बाद ग्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस। लेकिन मान लो आपके पास कोई सैंपल है और यहाँ से लाइट पास कर रहे हो, और लाइट पास करने के बाद पहले रेड बना रहा है, फिर ऑरेंज बना रहा है, फिर आपका ग्रीन बना रहा है। अब सोचो कि पहले रेड आता है क्या? नहीं, पहले कौन आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए, फिर ऑरेंज आना चाहिए, फिर रेड आना चाहिए। लेकिन इसमें देखो पहले रेड आ गया, फिर ऑरेंज आ गया, तब ग्रीन आ गया। ये ऑलरेडी क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। यानी कि स्पेक्ट्रम के अंदर यदि हम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है तो उसको हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। यदि पाए गए स्पेक्ट्रम का जो सीरीज है वो इस क्रम में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, और इस सीरीज से यदि विपरीत है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इतने टाइप्स के स्पेक्ट्रम हो गए आपके पास। एक काम करो, आप सिर्फ इस फिगर को बना लो, तब इन दोनों को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, इसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें? लिखवाएंगे सिर्फ क्लास में, थोड़ा बहुत इसको समझाएंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ बताएं। हाँ कौन सा वाला, इमिशन? इमिशन का मतलब, अच्छा देखो, इमिशन का मतलब था निकालना। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है ना, ये मान लो मेरे पास एक एटम है, इस ढक्कन को एटम मान लो थोड़ी देर के लिए, इस कैप को एटम मान लो आप लोग। तो ये जो एटम है मान लो इसको हम एक्साइट कर रहे हैं। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना। तो इसको यदि हम एक्साइट करेंगे तो एक्साइट करने के बाद जो एक स्पेक्ट्रम देगा तो उसको हम बोलेंगे इमिशन। इमिशन और एब्जॉर्प्शन में बड़ा अंतर है। इमिशन का मतलब होता है खुद इमिट करना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दूसरों के द्वारा लेके एब्जॉर्ब कर लेना। मान लो पहले वाले में आप देखो, लाइट सोर्स हम इसको दे रहे हैं ना, लाइट सोर्स इसको दे रहे हैं। लाइट सोर्स से वो एटम पे जा रहा है और एटम से होकर प्रिज्म पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमको उसको क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, और इसको एक्साइट करने के बाद ही तुरंत जा रहा है प्रिज्म पे। क्या यहाँ पर किसी हमने प्रकार का लाइट सोर्स यूज किया? नहीं, हमने यहाँ पर लाइट सोर्स नहीं यूज किया। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एटम को एक्साइट कर दिया। अच्छा एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, बहुत ईजी, सुनो। लोहा देखे हो, लोहा, एक लोहे का रॉड पकड़ो और उस रॉड को लेके गैस के ऊपर रख के गर्म करो। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो उस लोहे के रॉड को यदि आप गैस पर रख के गर्म करोगे तो पहले उसका कलर आपको लाल दिखाई देगा, पहले लाल दिखाई देगा। और गर्म करो उसको, और हम गर्म करने के बाद वो नीला दिखाई देगा। फिर और गर्म करो, फिर कैसा दिखाई देगा? और गर्म करो, सफ़ेद दिखेगा एकदम। यदि आप उसको गर्म कर दोगे एकदम कैसा दिखेगा? वो वाइट दिखेगा। इन तीनों कंडीशन में क्या हुआ, पहले रेड था, फिर थोड़ा सा ब्लू हुआ, फिर वाइट हो गया। मतलब क्या कि हम जैसे ही जितना उसको एक्साइट कर रहे हैं
जितना हम लोहे को एक्साइट कर रहे हैं उसी टाइप का वो स्पेक्ट्रम क्रिएट कर रहा है। यानी कि लोहे को पहले हमने कम एनर्जी दी थी तो उसका एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम था, इसलिए कौन सा कलर क्रिएट किया, रेड कलर क्रिएट किया। हमने थोड़ा सा और उसको एक्साइट किया तो कलर चेंज हुआ, ब्लू हो गया। हमने उसको और एक्साइट कर दिया तो कलर क्या हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, यही चीज़ है। यानी कि उसको एक्साइट करने के बाद जो स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। हाँ, अच्छा, और किसी को इसमें कुछ पूछना है? सिर्फ 2 बचे हैं, लाइन और इस लाइन और बैंड है। अच्छा सुन लो, बस यही 2 है, इसके बाद हम छोड़ दे रहे हैं। हम पता है बच्चों को भूख लगी है, लेकिन ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या करोगे। सुनिए, ये आपके पास है, आवाज़ नहीं, आपके पास है लीनियर स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। अच्छा बताओ, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब एक लाइन, पतला लाइन। बैंड का मतलब एक चौड़ा लाइन। यदि मान लो किसी चीज़ पे हम लाइट भेज रहे हैं, मान लो कोई सोर्स है वहाँ पे हम लाइट भेज रहे हैं, और यहाँ से जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है यह कुछ फ्यू वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है। यानी कि लीनियर स्पेक्ट्रम में कुछ फ्यू वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्पेक्ट्रम। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं बैंड। नॉर्मल समझो, इसके अंदर क्या आते हैं, फ्यू वेवलेंथ आएंगे, और इसके अंदर क्या आएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। समझा गया इतना? चलो, अभी इसके बाद क्या है आपका,